इसके कुछ लेवल्स होते हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक, ये बात करते हैं हम इनके लेवल्स की। तो आपका क्या है, ये आपका है मैक्सिमम रिजर्वायर, कहीं कहीं पूल भी लिखा होता है, पूल लेवल। ठीक है, ये आपका होता है नॉर्मल रिजर्वायर और पूल लेवल। ठीक है, ये आपका होता है मिनिमम रिजर्वायर लेवल। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बात करते हैं इनके स्टोरेज की। तो इसके बीच का जो स्टोरेज होता है वो आपका कहलाता है सरप्लस स्टोरेज। ठीक है, ये आपका जो कहलाता है ये स्टोरेज, ये आपका होता है यूजफुल स्टोरेज। ये आपका कहलाता है डेड स्टोरेज। ठीक है, ये आपका यूजफुल और लाइव स्टोरेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो बात करते हैं मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल। मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल क्या होता है कि वह लेवल जो मतलब मैक्सिमम इस रिजर्वायर से फ्लो करता है। मतलब अगर बाढ़ का पानी बहुत अधिकतम मात्रा में आ जाए और जो है डैम के ऊपर से पानी फ्लो करने लगे, तो वो जो मैक्सिमम लेवल होगा वही आपका मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल होगा। ठीक है, और नॉर्मल रिजर्वायर या नॉर्मल पूल लेवल क्या होता है कि डैम के क्रेस्ट जो है आपका क्रेस्ट तक का लेवल, मतलब मैक्सिमम, वह मैक्सिमम लेवल जहां तक हम अपना पानी यूजफुल कर सकते हैं। मतलब वह मैक्सिमम लेवल यहां तक के पानी को हम अपने यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ नॉर्मल पूल लेवल तक का ही पानी आप यूज कर सकते हैं, सरप्लस का नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये बाहर आपका स्पिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो वह मैक्सिमम लेवल जहां तक के पानी का हम जो है यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल होता है, तो आपका नॉर्मल रिजर्वायर या नॉर्मल पूल लेवल कहलाता है। मिनिमम पूल लेवल मतलब वह मिनिमम लेवल जहां तक के पानी का हम यूज कर सकते हैं, ये मैक्सिमम होगा। नॉर्मल वाला आपका मैक्सिमम होगा आपके यूज के लिए, और मिनिमम वाला आपके लिए मिनिमम होगा जो आप पानी यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो सरप्लस स्टोरेज क्या कहलाता है? मैक्सिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच का स्टोरेज आपका सरप्लस स्टोरेज कहलाता है। ये सरप्लस स्टोरेज जो आपके लिए यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, ये आपका स्पिल आउट होकर डाउनस्ट्रीम साइड में चला जाता है। जो आपका यूजफुल स्टोरेज और लाइव स्टोरेज होता है यही आपके यूज में आता है। मतलब आपके इरिगेशन के लिए, आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यही यूज होता है। ठीक है, जो आप पानी पीते हैं तो इसी के लेवल के बीच में, मतलब नॉर्मल रिजर्वायर लेवल और मिनिमम रिजर्वायर लेवल के बीच का जो पानी होता है उसे यूजफुल स्टोरेज या लाइव स्टोरेज कहते हैं। और इसी स्टोरेज का यूज हम क्या करते हैं? अपने दैनिक कार्यों के लिए या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो मिनिमम रिजर्वायर लेवल के नीचे का जो स्टोरेज होता है वो आपका डेड स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। मतलब मिनिमम रिजर्वायर लेवल के बीच का नीचे का जो आपका स्टोरेज होता है वो आपका डेड स्टोरेज कहलाता है। ये आपके लिए यूजफुल नहीं होता। एक और इसमें दो टर्म होते हैं। ठीक है, एक होता है वैली स्टोरेज। वैली स्टोरेज क्या होता है ये भी जान लीजिए, पूछा जाता है। तो वैली स्टोरेज जो आपका होता है वो होता है कि जब आप डैम बनाने जाते हैं किसी रिवर में, तो डैम बनाते से पहले, डैम बनने से पहले उस एरिया में जो पानी अवेलेबल होता है उसे हम वैली स्टोरेज कहते हैं। उसे हम पंप करके बाहर निकालते हैं, उसके बाद ही हम डैम बनाते हैं। ठीक है, तो डैम बनाने के पहले जो पानी उस स्थान पर होता है उसे हम वैली स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, अब एक और होता है बैंक स्टोरेज। बैंक स्टोरेज क्या होता है कि जब आपका पानी जो है नॉर्मल रिजर्वायर लेवल या फुल रिजर्वायर लेवल से जो है अधिक हो जाता है, तो क्या होता है कि जो आपके रिवर के बैंक्स होते हैं उसके पोर्स में पानी एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब आपका रिजर्वायर खाली होने लगता है तो उस पोर्स से जो पानी आपका बैंक में स्टोर रहता है वो भी निकल के रिजर्वायर में आता है। तो हमारे यूजफुल के काम, मतलब हमारे यूज के काम आता है, कह सकते हैं हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये बैंक स्टोरेज हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं टर्म, इसमें ये चीज आपको समझ में आया रिजर्वायर में। मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल क्या होता है, नॉर्मल रिजर्वायर लेवल क्या होता है। आपको जो पानी प्रोवाइड होता है वो नॉर्मल रिजर्वायर और मिनिमम रिजर्वायर लेवल के बीच में ही प्राप्त होता है। मैक्सिमम वाला आपका मैक्सिमम और नॉर्मल के बीच में सरप्लस स्टोरेज होता है जो स्पिल आउट हो जाता है। यूजफुल स्टोरेज, लाइव स्टोरेज किसके? नॉर्मल और मिनिमम के बीच में होता है। डेड स्टोरेज क्या होता है? मिनिमम के नीचे वाला होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। देखे होंगे आप, ऑब्जेक्टिव अगर लगाते होंगे तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम और नॉर्मल के बीच में काफी पूछता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। तो हमारे लिए जो उपयोगी होता है वो आपका नॉर्मल वाला पानी होता है, नॉर्मल और मिनिमम के बीच में, मैक्सिमम से नहीं। लेकिन जिसे देखने में तो मैक्सिमम ही लगेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में,
लेकिन ऐसा नहीं होता, नॉर्मल और मिनिमम के बीच में हमारे लिए यूजफुल होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं कि ट्रैप एफिशिएंसी क्या होती है। ये टर्म आपसे पूछा जाता है बार बार, ठीक है, ट्रैप एफिशिएंसी। तो इसकी परिभाषा होती है कि द परसेंटेज ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन द रिजर्वायर, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, परसेंटेज ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन द रिजर्वायर। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? ट्रैप एफिशिएंसी उसको कहते हैं, मान लीजिए आपके रिवर में आपके मतलब रिवर में जितना आपका सेडिमेंट है, जितना सेडिमेंट आपके रिवर में है, उस सेडिमेंट का कितना परसेंट भाग आपके रिजर्वायर में सेडिमेंटेट हो रहा है। मतलब सेडिमेंटेट का मतलब कह सकते हैं कि तली में जो है अवक्षेप हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? यही आपका ट्रैप एफिशिएंसी कहलाता है। मतलब जो आपके सेडिमेंट है रिजर्वायर में, उसका कितना परसेंट भाग आपका डिपॉजिट हो रहा है, किसमें? रिजर्वायर में। मतलब रिवर में उपस्थित सेडिमेंट की मात्रा का कितना प्रतिशत भाग आपके रिजर्वायर में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ट्रैप एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ट्रैप एफिशिएंसी ईटा बराबर होगा आपका किसका किसका रेशियो? सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन रिजर्वायर अपॉन सेडिमेंट अवेलेबल इन रिवर इंटू 100। मतलब टोटल सेडिमेंट अवेलेबल इन रिवर, उसके मतलब, और जो है सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन द रिजर्वायर, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उनको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ट्रैप एफिशिएंसी निकल के आएगा। मतलब टोटल सेडिमेंट का कितना प्रतिशत भाग आपका जो है रिजर्वायर में डिपॉजिट हुआ, ये ट्रैप एफिशिएंसी होता है। ट्रैप एफिशिएंसी आप जानते हैं फंक्शन होता है, ठीक है। ट्रैप एफिशिएंसी is the function of capacity inflow ratio, ठीक है। ये लाइन आपसे बहुत बार पूछी जाती है कि जो ट्रैप एफिशिएंसी होती है वो किसका फंक्शन होती है। तो देखेंगे, ट्रैप एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है और कितना आ रहा है, उसका जो है रेशियो का फंक्शन आपका क्या कहलाता है? ट्रैप एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कई बार। और जो कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो होता है, क्या होता है? कैपेसिटी और इनफ्लो का रेशियो ही कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो कहलाता है, ठीक है। कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो क्या कहलाता है? कैपेसिटी और इनफ्लो का रेशियो कहलाता है, ठीक है। जनरली देखा गया है ट्रैप एफिशिएंसी, ठीक है, देख लीजिए, जनरली जो आपकी ट्रैप एफिशिएंसी का मान होता है वो 95 से 100% के बीच में होता है, ठीक है। कहीं कहीं 90 से 95 भी लिखा रहता है, लेकिन ये जो आपका 95 से 100% ये सही रहता है। तो 95 से 100% तक आपका ट्रैप एफिशिएंसी हो सकती है किसी भी किसकी? रिजर्वायर की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब हमने जो है इतना पढ़ लिया कि हमारे रिजर्वायर के इतने लाभ हैं, तो भाई कुछ तो डिसएडवांटेज भी होंगे इसके, कुछ हानि भी होंगी। तो चलते हैं बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए, जब आप डैम बनाएंगे, ठीक है, इसका जो डिसएडवांटेज कुछ डैम से मिलता जुलता ही होगा, क्योंकि डैम के कारण ही रिजर्वायर बन रहा है। तो जब आप डैम बनाएंगे वहां पे पानी एकत्रित होगा, तो देखेंगे आप बहुत सारी कृषि योग्य भूमि, मतलब हजारों हेक्टेयर, सैकड़ों हेक्टेयर आपकी भूमि कृषि योग्य जो है वो हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएगी। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका क्या होगा कि अगर वहां पे कहीं जंगल है,
मतलब झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा हो गया। तीसरा आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब वहां पे जितने भी जानवर रह रहे हैं और ये भी मतलब मछलियां, उन सब का इकोसिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, नष्ट हो, कई कई प्रजातियां नष्ट होने के कगार पे आ जाती हैं। तो ये आपका तीसरा डिसएडवांटेज है। अगर बांध आपका टूट गया तो जो रिजर्वायर का पानी है वो तो डाउन स्ट्रीम साइड में या उधर के एरिया जितने भी गांव बस्ती बसे होंगे वो आपके सब बह जाएंगे। ठीक है, एक ये डिसएडवांटेज हो गया। एक होता है कि अगर जब डैम बनाने जाते हैं तो वहां पे जो है बहुत सारी बस्तियां होती हैं, उस एरिया में जो है जनजातियां निवास करती हैं, तो उन जनजातियों को वहां से छोड़ना पड़ता है, अपना स्थान, रहने का स्थान, निवास स्थान अपना छोड़ना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपके रिजर्वायर के डिसएडवांटेज है। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है बनाना, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे आप एक रिवर होती है, उसका भी कुछ इकोसिस्टम होता है, मतलब यहां से निकल के यहां तक जाना, उसका भी अपना एक पाथ होता है। उसको बीच में डिस्टर्ब करना कहीं ना कहीं जो है कभी ना कभी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। जब ये जैसे अभी देख लीजिए बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब साइट, किस साइट पर आप जो है रिजर्वायर बनाएंगे। तो साइट सिलेक्शन की बात करते हैं रिजर्वायर के लिए। साइट सिलेक्शन, ठीक है, फॉर रिजर्वायर। देखिए, अगर हम साइट सिलेक्शन की बात करें तो ऐसी जगह रिजर्वायर बनाएंगे जहां की आकृति, ठीक है, अगर टोपोग्राफी की बात करें तो कैसा हो, आपका कटोरी नुमा हो, मतलब आपका डिस्चार्ज ज्यादा से ज्यादा आ जाए, और जो आपकी डैम की जो चौड़ाई है, मतलब रिवर की चौड़ाई वो आपकी काफी कम हो, जिससे डैम की लंबाई कम बनानी पड़े। ठीक है, तो ये हो गया पहला साइट सिलेक्शन। दूसरा आपका क्या है कि वहां पे जो आपके रिवर के साइड्स हैं, बैंक्स हैं, वो काफी दृढ़ हो, इससे आपका पानी स्टोर हो, तो वो क्या हो, सीपीएच के कारण उसमें लॉसेज ना हो, उसके बाद में किनारे इरोड होके मतलब टूट ना जाए, ये चीजें हैं। वहां पे देखिए आप जो है तीसरी चीज आपका कि जो कृषि योग्य क्षेत्र है उसके जितना नजदीक बन सकता है उतने नजदीक बनाइए। ठीक है, ये सब चीजें हो गई आपका। ठीक, अब बात करते हैं अर्थक्वेक रीजन ना हो वहां पे। ठीक है, वहां पे अर्थक्वेक ना आता हो, ज्यादातर कोशिश करेंगे कि अर्थक्वेक रीजन में आप ना बनाएं। अगर बनाना ही पड़ता है तो अर्थक्वेक लोड वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं जो है सब चीजें, और उसके बाद में सिस्मिक जोन, किस सिस्मिक जोन के अंतर्गत आ रहा है उस हिसाब से उसका डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, और बस यही, अब जो है कैपेसिटी आपकी जो है धारिता अच्छी प्राप्त हो सके। ठीक, ये आपके हो गए क्या साइट सिलेक्शन, मतलब कहां पे आप जो है रिजर्वायर को बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम डैम की। ठीक, रिजर्वायर तो हो गया हमारा, अब बात करते हैं हम डैम की। ठीक है, डैम क्या होता है? डैम होता है कि जब रिवर है आपकी, रिवर के मतलब आर पार एक दीवार बनाई जाती है और उस दीवार के कारण पानी को अपस्ट्रीम साइड में स्टोर कर लिया जाता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, डैम कहलाया जाता है। देखिए, डैम और बियर में यही एक अंतर होता है कि बियर के ऊपर से पानी जो है आपका बहता रहता है, लेकिन डैम के ऊपर से पानी नहीं फ्लो कराया जाता है। तो बात करते हैं कि अगर पानी जो है आपका जो जिस डिस्चार्ज के लिए आप, जिस लेवल के लिए आप जो है डैम को डिजाइन किए उससे ज्यादा हो गया, तो आप पानी को डाउन स्ट्रीम साइड में कैसे भेजेंगे। तो आप जब डैम बनाते हैं तो मान लीजिए ये आपका डैम हो गया, ठीक है, सामने से देख रहे हैं एलिवेशन, तो ये आपका डैम हो गया। तो क्या करते हैं, किनारे पर हम क्या करते हैं कि जो है एक ओवरफ्लो डैम बना देते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो मतलब कोई ऐसा डैम जिसके ऊपर से पानी आए, तो उसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे स्पिलवे बना देते हैं। ठीक है, तो पानी भी आपका डाउन स्ट्रीम साइड में जाता रहता है और डैम के ऊपर से आता भी नहीं है। डैम के ऊपर से आएगा तो क्या होता है कि डैम आपका नष्ट हो जाता है, इसलिए जो है डैम के ऊपर से फ्लो नहीं होने दिया जाता। ठीक, ये आपके डैम के बारे में कुछ बातें हो गई। बात करते हैं कि जो है डैम के लिए आप पर्पस क्या है। डैम का पर्पस वही जो आपका रिजर्वायर का, लेकिन आप जान लीजिए पर्पस ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। डैम बनाने का पर्पस क्या है, जो आपकी ग्रीष्म ऋतु है उस समय आपको क्या शुष्क ऋतुओं में पानी की आवश्यकता, ठीक, शुष्क ऋतुओं में पानी की आवश्यकता, पन बिजली उत्पादन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए और कैनाल के लिए, ठीक है,
जो है कैनाल वहां से निकाली जाती है, तो सिंचाई के लिए कह सकते हैं आप, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह सकते हैं आप, ठीक है। मत्स्य पालन, मछली पालन को जो अपस्ट्रीम साइड में आप मछली पालन भी करते हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, ठीक। तो ये सब पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है। इरिगेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। मत्स्य पालन आप कह सकते हैं, ठीक है। फिश, मत्स्य पालन, ठीक है। यही सब चीजें हो गई, इरिगेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मत्स्य पालन, ठीक है। और जो है गर्मियों में आपकी क्या पानी की मात्रा मौजूद रहे इसके लिए, ठीक। अब बात करते हैं कि साइट सिलेक्शन फॉर डैम। साइट सिलेक्शन फॉर डैम ये आपका एसएससी जेईई मेंस में पूछा था इस बार, जो आपका 2018 वाला पेपर हुआ है अभी एसएससी जेईई मेंस का, उसमें पूछा था साइट सिलेक्शन फॉर डैम। साइट सिलेक्शन फॉर डैम, ठीक है। तो बात करते हैं कौन कौन सी बातें ध्यान देंगे अगर डैम का आप साइट सिलेक्शन कर रहे हैं। तो पहला आपका होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए क्या ध्यान देंगे कि जहां पे आप डैम बना रहे हैं वहां के जो नीचे की सॉइल है, मतलब मिट्टी जो है, जो नीचे की सब सॉइल है आपकी जमीन के अंदर जो है आपकी जो मिट्टी है, वहां पे कोई कहीं ना कहीं जाके आपको एक क्या एक जो है हार्ड स्ट्रेटा मिलना चाहिए, जिससे आपकी फाउंडेशन उस पर रेस्ट कर सके। रेस्ट करने का मतलब वो आपकी लोड को बियर कर सके, ठीक है। तो ऐसे जगह पर आप डैम बनाएंगे जहां के नीचे की सॉइल पे आपको कहीं मिल जो है क्या आपको हार्ड स्ट्रेटा मिल जाए, ठीक है। हार्ड सरफेस या हार्ड परत आपको मिल जाए, ठीक। अब दूसरा आपका है रिवर की जो है विड्थ। रिवर की विड्थ की बात करें तो ऐसे जगह डैम बनाएंगे जहां पे रिवर की चौड़ाई कम हो, रिवर की चौड़ाई कम हो, रिवर के बैंक्स दृढ़ हो, ठीक है। तो हमको कंस्ट्रक्शन में जो है कम जो है पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इकोनॉमिकल होगा आपका और सेफ भी होगा, ठीक है। जितना कम लंबाई डैम की होगी उतना आपका सेफ होगा, ठीक है। अगला आप बात करें अगर टोपोग्राफी की, टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी आपकी हमने बताई कटोरी नुमा होनी चाहिए, तो ठीक है। मतलब जो है आपका रिजर्वायर में पानी भी इकट्ठा हो जाए और रिवर की जो है आपकी क्या चौड़ाई वहां पे कम मिले, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे आप 90 डिग्री पर बनाएंगे आप, ठीक है। परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं, परपेंडिकुलर आप बनाएंगे, ठीक है। ये तो आपका साइट का कोई बात नहीं ऐसा कि साइट जो है ऐसी हो, साइट मतलब ऐसी जगह पे बनाएंगे जहां पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड में रिवर की लंबाई कुछ लंबाई तक सीधा हो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर टाइट, जो आपकी सॉइल हो उसमें सीपेज ना हो, ठीक है। सीपेज ना हो, ना ही आपके जो है डैम के नीचे से आपके सीपेज होके जो है पानी डाउनस्ट्रीम साइड में जाए। इससे क्या होता है अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होता है तो आपको डैम को क्या होता है, डैम आपका क्षतिग्रस्त होता है और नष्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका वाटर टाइट स्ट्रक्चर वहां पे बनना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए अर्थक्वेक जोन से आप जो है जितना दूर रख सके उतना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अर्थक्वेक जोन से दूर होना चाहिए। अब और क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब आप ऐसे जगह पर डैम बनाएंगे जहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका आसानी से पहुंच सके, मतलब सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, जो भी अगर आप कंक्रीट डैम बना रहे हैं तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वहां पे आपको आसानी से पहुंच सके। एक है आपका अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या है कि डैम तक पहुंच आसान हो, डैम तक पहुंचना आसान हो, मतलब मटेरियल लेके कोई गाड़ी जा रही है उसके लिए रास्ता ही ना हो, ठीक है। तो वहां तक पहुंच जो है आपका आसान हो। तो ये चीजें आपकी हो गई साइट सिलेक्शन फॉर डैम। डैम के लिए जब आप डैम बनाएंगे तो उसके लिए साइट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इन सब चीजों का ध्यान देंगे, ठीक है, किस जगह पर आपको डैम बनाना है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम, ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन। तो बात करते हैं इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम की डेफिनेशन ही बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे इसमें। इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम, इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम क्या होता है कि प्रति 10 लाख घन मीटर, क्या प्रति
10 लाख घन मीटर पानी स्टोर करने के लिए, ठीक है, प्रति जो है 10 लाख घन मीटर पानी स्टोर करने के लिए जो मिनिमम लागत होती है, उस लागत पर जो ऊंचाई आएगी आपकी, ठीक है, प्रति 10 लाख घन मीटर पानी स्टोर करने के लिए मिनिमम लागत पर जो ऊंचाई डैम की आती है, वही आपकी क्या, इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम कहलाता है। यही परिभाषा आपके लिए, यही सेम जो है ऑप्शन में रहता है, आपका पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। तो प्रति 10 लाख घन मीटर पानी को स्टोर करने के लिए जो मिनिमम आपका जो है खर्चा होता है, उस पर जो डैम की हाइट होती है वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम की। पिछली बार एसएससी में इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लासिफिकेशन ऑफ डैम से, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे हम जो है बनाए गए पदार्थ के अनुसार, मतलब मटेरियल के आधार पर, निर्माण सामग्री के आधार पर, ठीक है, निर्माण सामग्री के आधार पर, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा किसके आधार पर कौन कौन से डैम आते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका जो पहला आता है वो कौन सा आता है, अर्थ डैम, अर्थन डैम, ठीक है। अर्थन डैम क्या होता है, मतलब इसमें क्या किया जाता है कि सॉइल को कंपैक्ट कर दिया जाता है, वेल कंपैक्ट करके जो है ये डैम बनाया जाता है। और ये जो है रेजिस्ट कैसे करता है, वाटर के कारण जो प्रेशर आ रहा है इस पर, वो रेजिस्ट कैसे करेगा, तो ये आपके शियर स्ट्रेंथ के कारण रेजिस्ट करता है। जो इसमें जो अर्थ होगी उसके शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के कारण ये जो है प्रेशर को रेजिस्ट करता है, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल आप जानते हैं, एग्जांपल इसका कौन क्या है, कोई एग्जांपल बताइए। जो आपका हीराकुंड बांध है, हीराकुंड डैम कहां पर बना है, हीराकुंड डैम आपका, हीराकुंड डैम जो आपका महानदी पर बना हुआ है, महानदी उड़ीसा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया अर्थन डैम का। पूछा जाता है एग्जांपल कि जो हीराकुंड बांध है कहां पे, उड़ीसा में जो महानदी पर बना हुआ है, वो कौन से प्रकार का डैम है, तो आपका क्या है, वो अर्थन डैम कहलाता है, ठीक है। जो दूसरा आपका है रॉकफिल डैम, रॉकफिल डैम में क्या किया जाता है कि पत्थरों को मतलब कहते हैं, पत्थरों के भाटे को एक दूसरे के ऊपर रखते रखते जो है क्या बनाया जाता है, रॉकफिल डैम, ठीक है, पत्थरों के भाटों से बनाया जाता है। इसका कोई एग्जांपल अगर देखा जाए तो रामगंगा डैम जो आपका किस रिवर पर बनाया गया, रामगंगा रिवर पर। ये रिवर कहां बहती है आपकी, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड, यूके वो लंदन वाला मत समझिएगा, ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रामगंगा डैम, आपका हो गया किसके, रॉक जो है फिल डैम का उदाहरण। अब हम बात करते हैं अगला रॉक फिल एंड अर्थ फिल डैम, ठीक है। थर्ड है आपका रॉक फिल एंड अर्थ फिल डैम, रॉक फिल एंड अर्थ फिल डैम। इसमें क्या होगा कि जो है पहले अर्थ फिल डैम बना दिया जाएगा, उसके फिर चारों तरफ क्या, रॉक या पत्थर के भाटों की पिचिंग कर दी जाती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मैसनरी डैम। मैसनरी डैम में क्या, पत्थर की चिनाई या ईंट की चिनाई करके आप डैम बना देंगे, ठीक है। फिर अगला है आपका कंक्रीट डैम। जो ग्रेविटी डैम होते हैं वो लगभग इसी कंक्रीट के अब इस समय बनाया जा रहा है, कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया डैम आपका क्या कहलाएगा, कंक्रीट डैम कहलाएगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं आपका स्टील डैम हो गया, स्टील डैम और टिम्बर डैम, ठीक है, इन दोनों को साथ में बताते हैं। स्टील डैम और टिम्बर डैम क्या होता है, स्टील डैम आपका और टिम्बर डैम का यूज कॉफर डैम की तरह किया जाता है। कॉफर डैम क्या होता है कि जब आप डैम बनाने जाते हैं तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड में क्या होता है, दो डैम जो है टेम्परेरी बना देते हैं और उसके बाद में उनके बीच का पानी निकाल के तब डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो टेम्परेरी डैम होते हैं वही कॉफर डैम कहलाते हैं, ठीक है। तो वो आपके कौन से स्टील या टिम्बर के बनाए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं, वहां पे बनाए क्या जाएंगे, लगाए जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका इसमें रबर डैम, ठीक है। अगला है आपका इसमें क्या, रबर डैम।
रबर डैम किसका होता है? ये एक सिंथेटिक रबर का जो है डैम होता है। सिंथेटिक जो है रबर का डैम होता है, उसमें क्या किया जाता है कि उसमें सिंथेटिक रबर के बीच में क्या होता है, एयर भर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है पानी जो है रेजिस्ट करता है प्रेशर को, ठीक। तो ये अपना एक जो है ये आपका बना है झंझावटी रिवर पर, जो आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो झंझावटी डैम, देखिए एग्जाम्पल पूछा जा रहा है इसीलिए बता रहे हैं। झंझावटी रिवर कहां पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लिए। आपकी निर्माण सामग्री के आधार पर इतने हो गए। अब बात करते हैं प्रकार के आधार पर। इनके अगर कार्य के आधार पर बात किया जाए कि इनका कार्य क्या है, ठीक है, तो उस आधार पर डैम के प्रकार की बात करें। एक होता है डिटेंशन और स्टोरेज डैम कह सकते हैं आप, ठीक है। पहला आपका हो गया स्टोरेज डैम, जो पानी को स्टोर करने के लिए बात करेंगे। ये आपका है प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर क्या हो गया? स्टोरेज डैम, ऐसा डैम जिसका यूज पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो आपका स्टोरेज डैम कहलाएगा। अगला आपका डाइवर्जन डैम। डाइवर्जन डैम क्या होता है? पानी की दिशा को डाइवर्ट करने के लिए जो डैम बनाया जाता है उसे डाइवर्जन डैम कहते हैं। फिर आपका चेक डैम और डिटेंशन डैम। चेक डैम और डिटेंशन डैम ये क्या होता है? एक कम हाइट का जो वियर होता है, जो पार्शियली फ्लड को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब बाढ़ आती है तो उस समय कुछ पानी को कंट्रोल करने के लिए ये डैम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका चेक और डिटेंशन डैम होता है, ठीक। अब बात करते हैं अगला हमारा जो है, ये हो गया हमारा किसके? प्रकार के आधार पर। अब हम बात करेंगे कि जो आपका प्रेशर रेजिस्ट करता है, जल दाब जो है रोधन के अनुसार, ठीक है। जल दाब रोधन मतलब जल के दाब को कैसे रेजिस्ट करता है, उसके अनुसार बात करेंगे। तो क्या है? जल दाब रोधन के आधार पर, ठीक है। जल दाब रोधन मतलब हुआ रेजिस्ट, ठीक है, के आधार पर, ठीक है। तो आपका होता है क्या? पहला जो आपका है ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम में क्या होता है कि ये डैम जो होता है वो अपना क्या, अपने ऊपर आने वाले समस्त भारों को कैसे रेजिस्ट करता है? अपने सेल्फ वेट के आधार पर, मतलब अपने वेट के कारण ये जो है अपने ऊपर आने वाले सभी भार को रेजिस्ट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी डैम। जो आपका भाखड़ा डैम है, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा डैम सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में जो बनाया गया है वो आपका ग्रेविटी डैम है, ठीक है। दूसरा है आर्च डैम। आर्च डैम क्या होता है कि जो डैम का सरफेस है वो आर्च टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। तो आर्च का जो कन्वेक्स वाला सिरा होता है वो अप स्ट्रीम साइड में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वेक्स सिरा किधर होता है? तो कन्वेक्स जो होता है आपका आर्च का, मतलब उत्तल वाला सिरा अप स्ट्रीम साइड पे रखा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है आर्च एक्शन के कारण जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट उत्पन्न होता है उसके कारण जो है रेजिस्ट करता है। ये आर्च एक्शन के कारण उस थ्रस्ट को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर, केरला में। इडुक्की डैम पेरियार रिवर पर बनाया गया है आपका, कहां पे? केरला में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये केवल आर्च डैम भारत में एक ही है, केवल इडुक्की डैम पेरियार रिवर पर बनाया गया, ठीक है। एक होता है जो है बटरेस रिवर, बटरेस डैम, सॉरी। थर्ड है आपका बटरेस डैम। मतलब ये होता क्या है कि डैम को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उसको प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए पीछे जो है वाल, पुस्ता वाल जिसको कहते हैं, बटरेस वाल लगा दी जाती है, ठीक है। तो वो आपको क्या कहलाता है? बटरेस डैम। अब अगला बात करते हैं फ्लो के आधार पर, प्रवाह के आधार पर अगर बात किया जाए तो एक होता है, हाँ, ठीक है। अगला जो है आपका क्या है? प्रवाह के आधार पर। किसके आधार पर? प्रवाह के आधार पर। तो एक होता है ओवरफ्लो जो है डैम, और एक होता है नॉन ओवरफ्लो डैम, ठीक है। प्रवाह के आधार पर देखा जाए तो ओवरफ्लो डैम, नॉन ओवरफ्लो डैम। मतलब ऐसा डैम जो अपने ऊपर से पानी को फ्लो होने दे तो उसे हम क्या, ओवरफ्लो डैम कहते हैं। जनरली इसे स्पिलवे बोलते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछा गया था पिछली बार एसएससी में, तो इसको नोट करिएगा। नॉन ओवरफ्लो डैम
जो नॉर्मली सारे डैम होते हैं वो आपके नॉन ओवरफ्लो ही होते हैं। एक दृढ़ता के आधार पर देखा जाए तो रिजिड डैम और फ्लेक्सिबल डैम। रिजिड डैम कौन से, जो कंक्रीट के हो गए, मैसनरी के हो गए, स्टील हो गए, ये आपके रिजिड डैम कहलाते हैं। और बाकी जितना हमने आपको बताया वो कौन से होते हैं, फ्लेक्सिबल डैम होते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटी डैम का। अगर टिपिकल क्रॉस सेक्शन देखा जाए, ठीक है, अब आपको हम ग्रेविटी डैम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसी की चर्चा होगी अब। ग्रेविटी डैम, ठीक है। ग्रेविटी डैम की अगर हम टिपिकल क्रॉस सेक्शन की बात करें, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम, ठीक है, जो नॉर्मली बनाया जाता है। ठीक है, अगर कोई एकदम आइडियल कंडीशन कह सकते हैं आप, तो जो नॉर्मली जो है आपका बनाया जाता है वो आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये आपके कुछ ऐसे इस शेप का आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ लेवल, वाटर लेवल की बात कर लेते हैं। ये आपका होता है मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल कह सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका होता है फुल रिजर्वायर लेवल। ठीक, अब एक और होता है, ठीक है, ये होता है यहाँ पे पानी का लेवल जनरली जो होता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम साइड में भी अगर आप पानी की बात कर लें कि पानी है अवेलेबल, ठीक, तो ये आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन होता है। देखिए इसमें कुछ टर्म्स देख लीजिए, ये आपका क्या कहलाता है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, क्राउन। ठीक है, ये सरफेस आपकी क्या कहलाती है, क्रेस्ट। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या कहलाता है, देखिए टो और हील में जो है बहुत कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये आपका क्या कहलाता है, हील कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, टो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक क्या ड्रेनेज गैलरी बनी होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी है ड्रेनेज गैलरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्राउन, ये पॉइंट क्राउन कहलाता है, ये पूरा सरफेस आपकी क्रेस्ट कहलाती है, हील कहलाता है, ये टो कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो है ये लेवल कौन कौन से हैं। ये आपका होता है हाईएस्ट रिजर्वायर लेवल। ठीक है, हाईएस्ट रिजर्वायर लेवल कहलाता है, या हाईएस्ट पूल लेवल कह सकते हैं आप। ये आपको होता है फुल रिजर्वायर लेवल। ठीक है, फुल रिजर्वायर लेवल मतलब हाईएस्ट इतने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन नॉर्मली आपका पानी इतना रहता है। ठीक है, ये आपका टेल वाटर कहलाता है। क्या, टेल वाटर कहलाता है। अब बात करते हैं अगर इसकी डायमेंशन ना दी हो तो ये आपका लगभग 6 मीटर लिया जाता है, टॉप वाला इतना, ये 6 मीटर, ये आपका 4 मीटर। ठीक है, ये आपका 4 मीटर, और यहां तक आपका ये आपका 56 मीटर होता है। कितना, 56 मीटर। ऊपर वाला आपका 4 मीटर होता है, ये फिर टॉप की विड्थ कितनी होती है, 6 मीटर, फिर 9 मीटर, ये आपका 9 मीटर आता है। ठीक है, 9 मीटर, ये आपका 75 मीटर होता है। 9 मीटर से आपका नीचे 75 मीटर होता है। ठीक है, ये आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन हो गया, जो नॉर्मली अगर हम बात करें तो मतलब इधर आपका क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है, इधर आपकी डाउन स्ट्रीम होती है। ठीक है, अगर आपका डैम का पूछा गया टिपिकल क्रॉस सेक्शन के शीर्ष की विड्थ कितनी होगी तो 6 मीटर, बॉटम विड्थ 56 मीटर। ये देखिए ये आपका होता है, कह सकते हैं सिल्ट स्टोर हो, उसके लिए थोड़ा सा सिरा जो है बढ़ा देते हैं कि मतलब सिल्ट स्टोरेज इसमें ना हो। ठीक, ये चीजें होती है, ये आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटी डैम पर कौन कौन से जो है फोर्स कार्य करते हैं। ठीक है, फोर्स ऑन ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो एक एक फोर्स की हम बात करेंगे। फोर्स ऑन ग्रेविटी डैम। ठीक है, अगर हम फोर्स ऑन ग्रेविटी डैम की बात करें तो पहला जो आपका होता है, इसमें पहला होता है वेट ऑफ डैम। सबसे पहली बात करेंगे हम डैम के भार की। ठीक है, तो एक क्रॉस सेक्शन इसका बना लेंगे। ठीक, ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, यहां तक बढ़ा लीजिए। मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। ठीक है, तो आपका जो वेट भार क्या होता है, जो वेट होता है क्या होता है, रो इंटू वी, मतलब घनत्व इंटू आयतन। ठीक है,
तो आपका मान लीजिए कंक्रीट का बना हुआ है, तो कंक्रीट की डेंसिटी कितना हो गई, गामा सी। वी आपका वॉल्यूम मतलब A1 प्लस A2 इंटू लेंथ। अगर माना डैम की लंबाई 1 मीटर है, मतलब अगर हम इसका पर यूनिट वेट निकालना चाहें कि प्रति जो है इकाई लंबाई में आपका कितना भार है, तो क्या हो जाएगा, गामा सी इंटू A1 प्लस A2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डैम का वेट निकल के चला आया। ठीक है, कैसे निकला, आपने जो है एरिया को देखा, A1 A2 है, तो जो भार होता है वो क्या होता है, रो इंटू वी। तो रो इंटू वी का मतलब एरिया इंटू जो है लेंथ हो जाएगा, वॉल्यूम जो है रो आपका क्या हो जाएगा, गामा सी मतलब कंक्रीट के डेंसिटी के बराबर। तो माना डैम की लंबाई अगर 1 मीटर मान लेते हैं, प्रति मीटर लंबाई में आपके डैम का जो है कितना क्या होगा भार, तो क्या होगा, गामा सी इंटू A1 इंटू A2 जो है A1 प्लस A2। अब बात करते हैं वाटर प्रेशर की। ठीक है, ये तो बेट ऑफ डैम हो गया। अब बात करेंगे दूसरा फोर्स जो इस पे कार्य करता है, वो क्या करता है, वाटर प्रेशर। ठीक है, दूसरा आपका होता है वाटर प्रेशर फोर्स, मतलब पानी जो आपका भरा हुआ है डाउन स्ट्रीम साइड में, उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है, उस फोर्स के कारण जो है कितना लगेगा। ठीक है, उसके कारण कितना फोर्स लगेगा। ठीक, तो मान लीजिए आपका डैम है और हम मान के चलेंगे कि थोड़ा सा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड में दोनों तरफ जो है पानी भरा हुआ है, मतलब टेल वाटर भी है आपका और अप स्ट्रीम साइड का। मान लीजिए अप स्ट्रीम साइड में आपका यहां तक वाटर भरा है, टेल वाटर आपका यहां तक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बाउंड्री मतलब जमीन का तल हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन पानी के कारण कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। ठीक, इधर को लगाएगा, ये आपकी h हाइट हो गई, इधर स्मॉल h हो गई। यहाँ पर पानी का प्रेशर कैसे लगेगा डैम पर, इधर को लगेगा, ये आपकी स्मॉल h हाइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होता है, गामा W इंटू एच के बराबर, गामा W इंटू एच के बराबर। यहाँ पे हो जाएगा गामा W इंटू स्मॉल h। ठीक है, मतलब गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, h हाइट हो गया। तो यहाँ पर जो तली का प्रेशर आता है कितना, गामा W इंटू एच के बराबर। अगर हम इधर की बात करें तो इधर जो रिजल्टेंट प्रेशर आपका कार्य करेगा वो कहां से, यहां से h/3 ऊंचाई पर कार्य करेगा। यहां पर अगर बात करें रिजल्टेंट प्रेशर कितना काम करेगा, तो स्मॉल h/3। ठीक है, तो अगर इधर P1 की बात करें, उधर P2 की बात करें, ठीक है, तो P1 आपका कितना हो जाएगा, 1/2 गामा W इंटू एच का स्क्वायर। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा P1। P2 की बात करें तो हाफ गामा W इंटू स्मॉल h स्क्वायर। अगर नेट प्रेशर की बात करें, नेट प्रेशर फोर्स की, नेट फोर्स की बात करें, तो गामा W h स्क्वायर माइनस हाफ गामा W स्मॉल h स्क्वायर। मतलब इधर के कारण लगने वाला प्लस आएगा, और इधर क्योंकि ये आपका जो है डैम को इधर की तरफ रोटेट करना चाह रहा है, ये आपके डैम के वेट को बढ़ा रहा है। मतलब आपके डैम के लिए ये जो टेल वाटर होता है, ये आपके डैम के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। जितना टेल वाटर होगा उतना मजबूत होगा आपका डैम, लेकिन इधर पानी होना चाहिए, नहीं तो यही आपका उल्टा काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका टेल वाटर क्या होता है, इसके प्रेशर को और कम कर देता है, तो डैम पर जो नेट प्रेशर होता है वो कम लगने लगता है। ठीक है, तो टेल वाटर हमारे लिए सही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर टेल वाटर के कारण इतना प्रेशर आ रहा है जो इस पूरे प्रेशर को इतना कम कर दे रहा है। ठीक है, तो नेट प्रेशर आपके डैम पर काम करेगा हाफ गामा W h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, वाटर के कारण प्रेशर। ठीक है, समझ में आया वाटर प्रेशर। अब हम आगे चल के बात करते हैं अगले फोर्स की। तो अगला फोर्स हमारे ऊपर जो आएगा, हमारे डैम के ऊपर क्या आएगा, वो अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दो कंडीशन इसके लिए होती हैं। ठीक है, इसके लिए दो कंडीशन होती हैं अपलिफ्ट प्रेशर के लिए। तो ये सारे प्रेशर जो फोर्स आते हैं, इनका सूत्र फॉर्मूला पूछता है, ये इतना डीप पे नहीं पूछता है, लेकिन फॉर्मूला जो है पूछ लेता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है सारे फोर्स के बारे में। तो थर्ड आपका कौन सा होता है, अपलिफ्ट। अपलिफ्ट प्रेशर की बात कर सकते हैं, अपलिफ्ट फोर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपलिफ्ट फोर्स दो कंडीशन में ज्ञात किया जाता है। अपलिफ्ट फोर्स आपका दो कंडीशन में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पहला व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, जब आपकी ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं की गई है। ड्रेनेज गैलरी क्यों प्रोवाइड की जाती है, अपलिफ्ट को कम करने के लिए। ठीक है, तो अगर ड्रेनेज गैलरी नहीं प्रोवाइड की गई है तब क्या होगा, और व्हेन ड्रेनेज
गैलरी इज प्रोवाइडेड, मतलब अगर आपकी ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं जब ना प्रोवाइड की गई हो तब की। तो आपका जो क्रॉस सेक्शन होगा आपका, मान लीजिए डैम है, और इधर बनाते हैं, ये आपका क्या है, डैम, ठीक। यहां पर आपका क्या, h हाइट तक पानी भरा हुआ है। एक मिनट, अप स्ट्रीम साइड में आपका कैपिटल H हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो क्या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे गामा W इंटू एच के बराबर आ जाएगा प्रेशर, ठीक है। यहां पर मान लीजिए H डैश के बराबर भरा हुआ है, कितना, H डैश के, तो यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, ऐसा, और ये हो जाएगा गामा W इंटू एच डैश, ठीक है, दिख रहा है ना। ये आपका गामा W H के बराबर इधर हो जाएगा, इधर गामा W H डैश के बराबर। तो अपलिफ्ट प्रेशर जो आपका, देखिए यहां इस पॉइंट पर अगर हम इसके जस्ट नीचे बात करें और इस पॉइंट पर जस्ट नीचे बात करें, तो यहां पर जो अपलिफ्ट प्रेशर कार्य करेगा, मतलब डैम को उत्थापक बल जो कार्य करेगा, यहां पर उपस्थित वाटर के हेड के कारण होगा, ठीक है। तो यहां पर वाटर का जो हेड है वो आपका कितना है, गामा W H के बराबर, ठीक है। तो यहां पे काम करेगा, फिर यहां पे घटता हुआ चला जाएगा क्योंकि यहां पर हेड कम है, तो कितना हो जाएगा, गामा W इंटू एच डैश, ठीक। इधर का प्रेशर आपका अपलिफ्ट क्या हो गया, गामा W H, और इधर क्या हो गया, गामा W H डैश, इधर के वाटर के हेड के कारण, इधर के वाटर हेड के कारण। तो अगर आपका नेट बात करें, टोटल अपलिफ्ट प्रेशर की बात करें, तो अगर टोटल अपलिफ्ट प्रेशर की बात करें हम, तो ये देखिए ट्रेपेजॉइडल शेप का आ रहा है। ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी बाई 2 इंटू एच, यही आपका क्या होता है, एरिया, और जो फोर्स होगा आपका टोटल एरिया के बराबर ही तो कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर की, तो 1/2 गामा W H प्लस गामा W H डैश, ठीक है, इंटू ये आपकी मान लीजिए B चौड़ाई का है आपका डैम, तो B हो गया, ठीक। ये आपका अपलिफ्ट प्रेशर हो जाएगा कब, जब आपकी ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। अगर आपकी ड्रेनेज गैलरी नहीं प्रोवाइड की गई है, तो यह प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नीचे सीपेज प्रेशर का या अपलिफ्ट प्रेशर का, वो ग्रेजुअल होगा, मतलब लीनियर होगा, और लीनियर होगा तो यहाँ पे जो आपका अपलिफ्ट प्रेशर आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। अगर आप ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका डैम है, डैम में आपने क्या किया, यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर दी, तो आपका अपलिफ्ट प्रेशर इस पॉइंट पर आपका घट जाएगा कुछ, ठीक है। यहां पर H हाइट है आपकी, यहां पर आपकी H डैश हाइट तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इधर आपका प्रेशर जो लग रहा है वो गामा W H डैश के कारण लग रहा है, इधर आपका प्रेशर जो लग रहा है गामा W H के कारण लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप लीनियर नहीं प्राप्त होगा, यहां पर तो आपका गामा W इंटू एच होगा, यहां पर गामा W इंटू एच डैश ही होगा, लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा प्रेशर घट जाएगा, फिर आपका घटता जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका जो है लीनियर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लीनियर मानते हुए मतलब जो है इक्वेशन क्या करते हैं कि निकालते हैं कि जो आपका ये आपका गामा W H डैश है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो आपका अप स्ट्रीम साइड में है, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर आपका जो अप स्ट्रीम साइड में मतलब गामा W H का, गामा W H का 1/3 होगा आपका, ठीक है, और इधर का जो है गामा W H डैश का 2/3। या आप कह सकते हैं कि आप देखिए इसको कैलकुलेट कैसे किया था, P अपलिफ्ट होता है कि आपका इधर का मतलब P अपलिफ्ट एट क्या, अप स्ट्रीम साइड, ठीक है, P अपलिफ्ट अपॉन अप स्ट्रीम साइड, ठीक है, प्लस 1/3 ऑफ P अपलिफ्ट ऑफ अप स्ट्रीम साइड माइनस P अपलिफ्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है, ये होता है आपका। यहां पे अप स्ट्रीम नहीं डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है, सॉरी। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका अपलिफ्ट प्रेशर आता है, इसको थोड़ा इधर लिखें, इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, तो यहां पे हम आपका थोड़ा सा लिखते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर की बात करते हैं जब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आपका अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर आपका क्या हो जाएगा कि ये वाला प्रेशर, यानी अपलिफ्ट प्रेशर एट डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर एट डाउन स्ट्रीम साइड प्लस 1/3 ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ अप स्ट्रीम साइड माइनस अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला है मेन, ठीक है। अब हम इससे अगर कैलकुलेट करें अपलिफ्ट प्रेशर की, तो अपलिफ्ट डाउन स्ट्रीम साइड में आपका क्या है, गामा W H डैश है, लिख दीजिए, प्लस 1/3 गामा W H माइनस गामा W H डैश, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, PU गामा W H/3, ठीक है, प्लस
अगर 1/3 -3 करेंगे तो क्या 2/3 गामा डब्ल्यू एच डैश, मतलब अप स्ट्रीम साइड के प्रेशर का 1/3 और डाउन स्ट्रीम साइड के प्रेशर का 2/3। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आपने प्रेशर की ड्रेनेज लेवल प्रोवाइड की गई, तो इधर का कितना 1/3 और इधर का 2/3 लिया जाएगा आपका किसके लिए, अपलिफ्ट प्रेशर के लिए। ठीक है, अगला आपका है सिल्ट प्रेशर। ठीक है, ये फोर्स आप जो है नोट करते चलिए अच्छे से, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और मेंस में भी आपका काफी हद तक तैयार होता रहेगा। यहीं से थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, हम पूरा तो नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत जो है पढ़ते रहिए, तो क्या होगा कि मेंस में थोड़ा सा आसानी होगी, प्री के साथ चलेंगे तो। ठीक, अब बात करते हैं सिल्ट प्रेशर की। सिल्ट प्रेशर क्या होता है, अगला जो आपका है सिल्ट प्रेशर। देखिए सिल्ट प्रेशर आपका जो है डैम के लिए तो सही होता है, डैम की स्टेबिलिटी के लिए सही होता है, लेकिन रिजर्वायर के लिए आपका सही नहीं होता है। देखिए आपका ये मान लीजिए यहां पर ये आपका डैम है, यहां पर आपकी सिल्ट डिपॉजिट हो गई इतनी दूर में, तो जो आपका यहाँ हेड तो आपका इतना ही बचा, यानी अपलिफ्ट प्रेशर आपका यहाँ पे कम हो गया। मतलब अगर सिल्ट डिपॉजिट होती है तो अपलिफ्ट प्रेशर का मान कम हो जाता है, और अपलिफ्ट प्रेशर का मान अगर कम हो गया इसका मतलब डैम आपका सेफ हो गया थोड़ा सा। लेकिन अगर डैम सेफ हो रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं सिल्ट जमा होने से रिजर्वायर की कैपेसिटी भी घट रही है, तो रिजर्वायर के लिए आपका सिल्ट जो है सही नहीं है, लेकिन डैम के लिए आपका सिल्ट डिपॉजिट होना कुछ मात्रा में सही होता है। ठीक है, इसका प्रेशर कैसे निकालेंगे, जैसे आप निकालते हैं अर्थ प्रेशर, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, यहाँ पे कि ए निकालेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, इस तरह से आपका निकाला जाएगा सिल्ट प्रेशर। ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी था कि कितना क्या लिया, किसके लिए क्या होता है। एक आपका है जो वेव प्रेशर। ठीक है, पांचवा आपका है वेव प्रेशर, जो आपकी तरंगे उत्पन्न होती हैं वो डैम पर कैसा इफेक्ट डालती हैं, क्या उनका जो है मान होता है, उसके बारे में जो है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका क्या हो गया डैम। ठीक है, डैम हो गया, मान लीजिए यहां से वेव आपकी उत्पन्न हुई। ठीक है, यहां पे जाके आपका तो आपका वाटर का लेवल जो था ये यहां तक था। थोड़ा सा नीचे कर ले वाटर का लेवल। ये आपका वाटर का लेवल था। ठीक है, और वेव आपका जो है उत्पन्न हुई यहां से। ठीक है, तो हम कुछ इसमें टर्म्स लिखते हैं, उसके बाद में अभी डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। जो है देखिए, जो आपका प्रेशर वेव लिया जाता है वो ट्रायंगुलर शेप में लिया जाता है। ठीक है, किसका ट्रायंगुलर शेप में लिया जाता है, जिसकी हाइट आपकी कितनी होती है, हाइट आपकी 5hw/3 होती है। अभी hw क्या होता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसकी कुछ टर्म्स देख लीजिए। ये आपका होता है 2/3 hw आपका क्या है कि अगर यहां से यहां तक का जो हाइट देखा जाए तो आपका हाइट आप क्या कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं, यहां से यहां तक की पूरी दूरी आपकी, तो ये आपकी कितनी बचेगी 1/3 hw है ना। ये यहां तक कितना हो जाएगा 1/3 hw। ठीक है, और जहां पे आपका ये pw काम करता है। ठीक है, pw जो काम करता है वो आपका कहां पे करता है 3/8 hw। यहां से आपका जो वाटर सरफेस होता है यहां से 3/8 hw पर आपका क्या कार्य करता है, pw जो आपका वेव प्रेशर कार्य करता है। ठीक है, वेव प्रेशर आपका किस शेप में, ट्रायंगुलर शेप में कार्य करता है। ठीक है, ट्रायंगुलर, और इसकी हाइट क्या होती है 5hw/8। कितना होती है 5hw/3, सॉरी 8 नहीं 3 होती है, 5hw/3। इस ट्रायंगुलर की हाइट कितनी होती है 5hw/3 होती है, और ये ट्रायंगुलर शेप में उल्टा ट्रायंगल यहाँ पे थोड़ा सा बनता है, इस टाइप का ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर होता है pw होता है, और ये ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, आप कह सकते हैं इसी ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है 5hw/3। ठीक है, ये आपका होता है क्या ट्रायंगुलर की हाइट। अब बात करते हैं कि जो pw का मान कितना होता है, जो वेव प्रेशर होता है इसका 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू होता है। ठीक है, 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। अब एच डब्ल्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फेच लेंथ। फेच लेंथ क्या होता है कि तरंग कहां से जो है कितने रिजर्वायर से कितने किलोमीटर की दूरी से जो बनना स्टार्ट हुई, फेच लेंथ उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये फेच लेंथ पर जो है
होता है। और ये आपका जो कार्य करता है HPW, ये तली से कितने दूरी पर, जो आपकी तली होती है तली से उसे HW/2 दूरी पर कार्य करता है। ठीक है, ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा। PW जो होगा 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू SW होता है, ये आपकी तली से HW/2 दूरी पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपका क्या, आपका जो PW मतलब HW आपका हाइट ऑफ वेव है, हाइट ऑफ वेव कितना फेच लेंथ पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी फेच लेंथ कितना 32 किलोमीटर से कम है, अगर आपकी फेच लेंथ 32 किलोमीटर से कम है, कितने किलोमीटर से 32 किलोमीटर से आपकी मतलब 32 किलोमीटर दूरी से आपकी जो तरंग आ रही है, तो वहां पे आपका जो क्या हो जाएगा, वहां पे आपकी HW हो जाएगी 0.032 अंडर रूट V इंटू एफ, मतलब वेलोसिटी आप क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, F इंटू एफ क्या हो गया, फेच लेंथ, प्लस 0.763 माइनस 0.0271 F की पावर 1/4। ठीक है, ये चीज हो गया आपका क्या, जब आपकी फेच लेंथ 32 किलोमीटर से ज्यादा हो। अगर आपकी फेच लेंथ 32 किलोमीटर से सॉरी कम हो तभी होगा, अगर 32 किलोमीटर से ज्यादा हो गया आपकी फेच लेंथ, तो क्या हो जाएगा HW, हाइट ऑफ वेव कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ वेव हो जाता है केवल 0.032 अंडर रूट V इंटू एफ। V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, और F क्या होता है, फेच लेंथ। ठीक है, ये चीज आपका किससे हो गया, ये आपका हो गया वेव प्रेशर से। अब इसको कैलकुलेट करें अगर वेव प्रेशर को, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो आपका बॉटम वाला था PW का मान इतना है, तो आप जानते हैं कि अगर ट्राइंगल बना है, कोई ट्राइंगल आपका बना है, यहाँ पर इसके क्या है, मान लीजिए 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू HW है आपका। ठीक है, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, क्या 1/2 इंटू 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू HW का स्क्वायर। ठीक है, यही तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू HW का स्क्वायर। कैसे करेंगे, आपकी ट्राइंगल की हाइट तो HW है ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा 5/3 HW है यहाँ की हाइट, HW स्क्वायर नहीं, ये तो आपका हो गया इंटू 5/3 HW। देखिए गामा WH स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया निकालते हैं जब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करते हैं आप, तो ये वाला पोर्शन आपका जो है मल्टीप्लाई होता है, तो आपका कितना ये 5/5 जो है /3 HW है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, तो आपका बॉटम का कितना है 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू HW, और बात करें इसका 5/3, इसकी हाइट है इस ट्राइंगल की 5/3 HW, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 1.2 और 0.4 और 5/2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू HW का स्क्वायर। ठीक है, गामा डब्ल्यू का मान कितना होता है 2 इंटू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू HW स्क्वायर, तो PW क्या हो जाएगा 19.62 HW स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर हाइट ऑफ वेव दे दिया जाए तो प्रेशर जो है वेव के कारण प्रेशर कितना होता है 19.62 HW स्क्वायर। जो आपकी ट्राइंगल होती है उसकी हाइट, जो आपका ट्राइंगल होता है उसका हाइट कितना होता है 5/3 HW। ठीक है, और जो बॉटम पर तली पर प्रेशर लगता है वो 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू HW, तो आप टोटल कैलकुलेट करके निकालेंगे कितना हो जाएगा 19.62 HW स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या वेव प्रेशर। ठीक है, वेव प्रेशर हो गया। अब आप बात करेंगे हम जो है अर्थक्वेक प्रेशर की। ठीक है, वेव प्रेशर हो गया, अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक प्रेशर की। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, ये चीजें आपका फॉर्मूला जो है ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। कुछ हाइट वगैरह जो दी है कि ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, बॉटम का प्रेशर कितना होता है, टोटल प्रेशर कितना होता है, ये चीज आप याद कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर यहीं पे आप अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो आपके मेंस में काफी ये चीज मदद करेगी। ठीक है, तो अभी हम तो फोर्सेज ऑफ डैम आज खत्म कर रहे हैं। जो डैम पर आपकी ग्रेविटी पर फोर्स आ रहा है, ग्रेविटी डैम पर फोर्स आ रहा है, उसको हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो क्या है 2-3 फोर्स और बचे हैं। अर्थक्वेक डैम, अर्थक्वेक फोर्स की बात करते हैं। क्या है अर्थक्वेक फोर्स। ठीक है, अर्थक्वेक फोर्स में देखिए दो प्रकार का होता है। एक वर्टिकल जो है आपका एक्सीलरेशन होता है। देखिए अर्थक्वेक में दो एक्सीलरेशन होता है, एक अर्थ वर्टिकल होता है, क्या हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल एक्सीलरेशन की। वर्टिकल एक्सीलरेशन
एक्सिलरेशन। ठीक है, तो इसमें भी आप फार्मूला जो है याद करिए, जो है हम बताते हैं कैसे आता है। वर्टिकल एक्सिलरेशन जो आपका अल्फा बी होता है, या आपका वर्टिकल क्या एक्सिलरेशन है, ठीक है, तो ये क्या होता है केवी इंटू जी, मतलब जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें अगर हम एक वर्टिकल कोफिशिएंट से गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या वर्टिकल जो अर्थक्वेक का जो एक्सिलरेशन है वो आपको निकल आएगा। ठीक है, तो क्या केवी का मान कितना रखा जाता है, 0.1 से 0.2 रखा जाता है, 0.1 से 0.2 रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए जब वर्टिकल होगा आपका, तो वर्टिकल होगा तो या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा या तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो जब वर्टिकली अपवर्ड होता है तो आपके जो क्या कहते हैं वेट होता है ग्रेविटी डैम का, जो मेनली रेजिस्ट करता है वेट के कारण ही करता है। तो अपवर्ड अगर है आपका दिशा भूकंप की, तो क्या हो जाएगा, जो एक्सिलरेशन है इसकी दिशा अगर वर्टिकली अपवर्ड है तो डैम के जो इफेक्टिव वेट है उसको बढ़ा देगा, लेकिन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसके वेट को घटा देता है। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा, अगर अपवर्ड रहेगा तो आपके डैम के लिए सही रहेगा, लेकिन डाउनवर्ड है तो आपको घटा देगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका डैम फेल कर जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगर इफेक्टिव वेट ऑफ डैम की, तो इफेक्टिव वेट ऑफ डैम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका पहले W था, प्लस माइनस हो जाएगा, क्या प्लस माइनस किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा क्या मतलब वेट W बाई जी इंटू केवी इंटू जी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम केवी की वैल्यू रख दें यहाँ पे, ठीक है, जी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा W प्लस माइनस W इंटू केवी, तो क्या W आपका कॉमन हो जाएगा 1 प्लस माइनस केवी, मतलब वर्टिकल प्रेशर कॉफिशिएंट, वर्टिकल प्रेशर कॉफिशिएंट नहीं कहेंगे इसको, वर्टिकल एक्सिलरेशन कॉफिशिएंट कहेंगे आप। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है। ठीक है, तो ये आपका वेट देखिए प्लस कब होगा, प्लस होगा तब जब ये आपका वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, और माइनस कब होगा, जब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो देखिए जब माइनस होगा क्या हो जाएगा, W1 माइनस केवी, मतलब क्या हो रहा है, वेट आपका इफेक्टिव कम हो जा रहा है, इफेक्टिव वेट कम हो रहा है तो इसकी जो है रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ग्रेविटी डैम की, तो आपका क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बात हो गया किसकी, वर्टिकल की। अब अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में एफएस जो आपका होता है क्या होता है, KH इंटू जी। ठीक है, KH इंटू W, वेट ऑफ KH इंटू W ही तो होगा। ठीक है, ये देखिए W इंटू केबी था वर्टिकल के लिए, तो क्या KH इंटू क्या हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल आपका एक्सिलरेशन का कोएफिशिएंट हो गया, और वेट आपका क्या हो गया डैम का। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन के कारण। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोडायनेमिक फोर्स होता है, उसकी हम बात करते हैं अभी, हाइड्रोलिक हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन के कारण जो आपका होता है क्या, एक हाइड्रोडायनेमिक फोर्स आता है। ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स ऑन डैम। ठीक है, तो इसके बाद वही बात करेंगे हाइड्रोलिक क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स ऑन डैम। तो ये आपके किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन के कारण आता है, हाइड्रोडायनामिक फोर्स ऑन डैम। ये इसका जो शेप होता है थोड़ा सा पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोलिक शेप में आता है। मान लीजिए आपका डैम है, ये आपका क्या है, डैम है आपका, तो इसका जो शेप होगा, यहां तक वाटर लेवल है, तो मान लीजिए इसका शेप कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे टाइप का होता है कुछ, मतलब पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रेशर आपका काम करता है P, यहाँ पे P जो आपका काम करता है, उसको हम अगर देखा जाए तो P जो होता है आपका 0.555 KH इंटू गामा W इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हाइड्रोडायनेमिक फोर्स होता है, किसके कारण, हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन के कारण होता है आपका। ठीक है, और जो इसकी हाइट होती है यहां से 4/3 पाई इंटू एच, अगर टोटल हाइट आपकी h है तो 4/3 पाई अगर आप करेंगे इंटू एच करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.424 h। ठीक है, 0.424 h आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बॉटम से 0.424 h पर इतना प्रेशर आपका हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर कार्य करता है। ठीक, इसकी वैल्यू अगर बॉटम की वैल्यू P होती है, ठीक है, ये आपकी P निकल के आती है यहां से 0.555 KH गामा WH स्क्वायर। ठीक है, ये आपका किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन के कारण ये फोर्स लगता है, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। अगला है आपका आइस प्रेशर। ठीक है, आइस प्रेशर।
अगर आपका ऐसे जगह पर बनाया जा रहा है जहां पे नदियों में बर्फ के टुकड़े या जो है हिमखंड आके टकराते हैं डैम से, तो वहां पे भी आपको क्या, ये आपका जो प्रेशर लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 250 से 1500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। 250 से 1500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका लिया जाता है। जनरली आपका लिया जाता है 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आइस प्रेशर। ठीक है, अगला बात करते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मतलब ऐसे जगह बनाया जा रहा है जहां पे काफी तीव्र हवाएं चलती हैं। डैम ऐसे जगह बनाया जा रहा है जहां पे काफी तीव्र हवाएं चलती हैं, तो वहां पे एयर के कारण जो प्रेशर लगेगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, तो होता है 1 से 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सारे फोर्स जो आपके ग्रेविटी डैम पर कार्य करते हैं, ये आपके सारे फोर्सेज हो गए। अब अगले हम लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे की बात। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं ये जरूर बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसीलिए हमने सारे फोर्स को इकट्ठा बता दिया। थोड़ा सा लंबा भले हो गया वीडियो, लेकिन थोड़ा सारे फोर्स जो इकट्ठा हो गए तो आपको एक साथ पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।